हेलो, नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और जिसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं सोशलाइजेशन की थ्योरीज के बारे में, यानी जो सामाजिकरण की जो भी थ्योरीज हैं यहाँ पे हम उनको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। अपने टॉपिक पर आने से पहले हम थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, जैसे HP टैट हो गया, TGT कमीशन हो गया, पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, नीव इंस्टीट्यूट मेनली उन एग्जाम को जो है वो टारगेट करता है। और आज के टाइम में जो अभी बैच चल रहा है वो चल रहा है HP टैट का। HP टैट का यानी कि HP जो टैट है वो आर्ट्स के लिए, मेडिकल के लिए और नॉन मेडिकल के लिए। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इस जो ये बैच चल रहा है इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको मैं बता दूं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके, ये आपको आइकन दिख रहा होगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्या करना है, नीव इंस्टीट्यूट सर्च करना है। जो यहाँ पे लिखा है नीव इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो उसके बाद आपको ये ब्लू कलर का जो है वो लोगो यहाँ पे दिखाई देगा। इस ब्लू कलर के लोगो से आपको पता लग जाएगा कि इस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और उसके बाद जो है दिए गए नंबर जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिए गए नंबर 9459802085 पर कॉल करनी है। इसके बाद जो है वो आपको बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं कि आप सिर्फ नीव इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन क्यों करें, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 वीक डेमो फ्री, यानी कोर्स परचेज करने से पहले जो है आपको 1 वीक का डेमो यहाँ पे फ्री दिया जाएगा। यानी अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी ये कोर्स परचेज करिएगा। साथ में यहाँ पे डेली क्लासेज होती हैं, वीकली टेस्ट और क्यूजेज लिए जाते हैं, साथ में डाउट सेशन या डाउट क्लासेस भी यहाँ पे रखी जाती हैं। जो मेन बात है यहाँ पे वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट, यानी कि जितनी हमारी फीस है, इस ये जो बैच है हमारा, इसकी फीस है 1999, यानी कि कम से कम 2000 रुपए में आपको यहाँ पे ये पूरा बैच जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जो भी ये फीस है इसमें से जो 20% है वो जो है लेस कर दिया जाएगा। कौन से स्टूडेंट के लिए? BPL स्टूडेंट के लिए। वो बच्चे जिनकी जो आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं होती है, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा उनके लिए मतलब अपॉर्चुनिटी है। और बाकी स्टूडेंट के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो नीव इंस्टीट्यूट को जल्दी से जल्दी जो है वो ज्वाइन करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कुछ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलें तो आज की जो क्लास है हमारी वो है सोशलाइजेशन की थ्योरीज। और सोशलाइजेशन की थ्योरीज में मेनली हम जो है वो दो थ्योरीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में क्या कहा। लेकिन अपनी जो ये क्लास है इस पर आने से पहले एक और छोटी सी गुड न्यूज़ है आपके लिए। वो गुड न्यूज़ है कि आपको पता है कि जो 817 कोड नंबर था, JOIT का जो एग्ज़ाम था, वो जो है उसका रिजल्ट आ गया है रिटर्न एग्ज़ाम का। तो आपको जानकर खुशी होगी कि जो नीव इंस्टीट्यूट है उसके जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। तो इस बात को बताने का मेरा जो एक लक्ष्य था वो यही था कि आप भी जो है अगर वो एक तरह से नौकरी पा सकते हैं तो आप भी मतलब नीव इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके इस तरह का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आइए अब हम जो है नेक्स्ट बात करते हैं। जो मेन हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट थ्योरी है हमारी सोशलाइजेशन की, वो है ब्रॉनफेन-ब्रेनर इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ब्रॉनफेन-ब्रेनर कौन थे? ये साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने थ्योरी दी इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जो ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है वो किस तरह से होती है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है वो या फिर हमारा जो समाज है वो हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट है उसमें कैसे जो है वो पार्टिसिपेट करता है, कैसे भागीदारी होती है उसकी, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इकोलॉजिकल थ्योरी फोकस दैट इन्वायरमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इकोलॉजिकल थ्योरी आपको क्या बताती है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है या ह्यूमन की जो डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा आसपास का वातावरण जहाँ पे समाज होता है। ठीक है, समाजीकरण होता है बच्चे का, तो वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनका नाम जो है वो यूरी ब्राउनफेनब्रेनर है। इन्होंने क्या बोला, इनकी जो थ्योरी है वो बताती है कि 5 इन्वायरमेंट फैक्टर दैट इम्पेक्टेड ऑन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्होंने मेनली जो है वो 5 फैक्टर बताए, इन्होंने बताया कि इन 5 फैक्टर के अंदर ही क्या होता है, किसी बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट होती है इन 5 फैक्टर के अंदर। और ये 5 फैक्टर जो थे वो कौन से थे, वो था, फर्स्ट था माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। इन सभी सिस्टम को जो है वो हम 1 बाय 1 जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पे इस फर्स्ट स्लाइड में आपको क्या जो है वो याद रखना है, मतलब जो क्या आपको पता होना चाहिए कि जो इकोलॉजिकल थ्योरी दी है वो किसने दी है, ब्राउनफेनब्रेनर ने दी है। सेकंड, इसमें पता होना चाहिए कि उन्होंने कितने फैक्टर की बात की है, या कितने जो सिस्टम है उनकी बात की है, 5 सिस्टम की बात की है, और वो कौन कौन से है, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, देन क्रोनो। ठीक है, इन सभी सिस्टम के बारे में, मतलब इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब इन्हें जो है हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आपको दिखेगा कि सबसे पहले जो है हम कौन सा सिस्टम जो है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है माइक्रो सिस्टम। अब माइक्रो सिस्टम से आप समझिए कि बच्चा जो है वो सेंटर में होता है। अगर हम एक रिंग की फॉर्म में देखें तो सबसे पहला जो रिंग आता है वो आता है माइक्रो सिस्टम। ठीक है, उस माइक्रो सिस्टम में जो होगा वो क्या क्या होगा, मतलब जब बच्चा पैदा होता है या पैदा होने के कुछ साल तक जो है वो बच्चा एक माइक्रो सिस्टम में रहता है। ठीक है, उस माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आ सकता है, उस माइक्रो सिस्टम में आपकी फैमिली होगी, आपके पियर्स होंगे, आपके नेबर होंगे। ठीक है, उस सिस्टम में जहां बच्चा फर्स्ट कांटेक्ट करता है समाज के साथ। ठीक है, समाजीकरण जब उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो फर्स्टली बच्चा कहाँ पे होता है, अपनी फैमिली के अंदर। ठीक है, पीयर के आसपास, उसके बाद पीयर के, फिर नेबरहुड। ठीक है, वो सारा सिस्टम कौन सा आ गया, आपका माइक्रो सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन है यहाँ पे देखिए, द माइक्रो सिस्टम रेफर टू द एनवायरनमेंट इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स, जहां पे बच्चा रहता है। ठीक है, जहां पे बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बाकी अदर से। ठीक है, वो वाला सिस्टम आपका क्या कहलाता है, माइक्रो सिस्टम। एनकाउंटर द मोस्ट सोशल इंटरेक्शन, क्या होती है वहां पे, बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन होती है, क्योंकि बच्चा कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, सेंटर का मतलब उसके आसपास जो है वो सारा बाकी का एनवायरनमेंट होता है, माता पिता होते हैं, फैमिली होते हैं, पीयर्स उसके दोस्त होते हैं, साथ में नेबरहुड होता है। ठीक है, वो सारा किस में आ गया, आपका माइक्रो सिस्टम में। लिखा है यहाँ पे, फैमिली मेंबर, पीयर्स, नेबरहुड एंड अदर whom the individual has regular interaction and direct contact with। ठीक है, उनके साथ क्या होता है, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो होता है। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट सिस्टम, माइक्रो सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम क्या होता है, माइक्रो सिस्टम में आपने देखा क्या क्या आ गया, फैमिली आ गया, आपका इन्वायरमेंट, फैमिली आ गया, पीयर आ गया, नेबरहुड आ गया, स्कूल आ गया, वो सारा किस में आ गया, वो माइक्रो सिस्टम में आ गया, जहां बच्चा क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो वो कौन सा सिस्टम आ गया, वो आ गया माइक्रो सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है मीजो। मीजो में क्या है, इंटरेक्शन हो जाती है। ठीक है, इंटरेक्शन का क्या मतलब है, माइक्रो में अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपका, माइक्रो में अगर मैं आपको बोलूं कि पेरेंट्स हैं,
ठीक है। तो मीजो में क्या हो जाता है, वो पेरेंट्स और स्कूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। वैसे तो दोनों ही क्या है, माइक्रो में आएंगे, ठीक है, लेकिन इंटरेक्शन जब होता है तो वो बनता है मीजो सिस्टम, ठीक है। जैसे यहाँ लिखी है पीटीएम मीटिंग, पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है, वो क्या बन गया आपका मीजो सिस्टम। जब दो माइक्रो सिस्टम के बीच इंटरेक्शन होता है तो वो बनता है आपका मीजो सिस्टम, ठीक है। द मीजो सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज द इंटरेक्शन बिटवीन द माइक्रो सिस्टम, और एग्जाम्पल है जैसे पीटीएम मीटिंग, ठीक है। जब इंटरेक्शन होना जो है वो बीच में स्टार्ट हो गया, किस किस के बीच में, दो मीजो सिस्टम के बीच में, तो वो सिस्टम कौन सा बना, वो बना आपके पास, सॉरी, दो माइक्रो सिस्टम के बीच में, तो वो सिस्टम कौन सा बना आपका, मीजो सिस्टम, ठीक है। इंक्लूड एक्सपीरियंस एट होम रिलेटेड टू एक्सपीरियंस एट स्कूल, ठीक है। वही लिखा है कि क्या हो जाता है इसमें, कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरेक्शन होती है, ठीक है, एक्सपीरियंस की, होम के एक्सपीरियंस की स्कूल के एक्सपीरियंस के साथ, और स्कूल के एक्सपीरियंस की होम के एक्सपीरियंस के साथ, मेनली इंटरेक्शन होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे पीटीएम मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मच लाइक द माइक्रो सिस्टम द इंडिविजुअल इज नॉट सिंपली ऑब्जर्विंग द थिंग हैपनिंग टू देम बट आर प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन हेल्पिंग क्रिएट द एक्सपीरियंस दे हैव, ठीक है। अब मीजो सिस्टम की तरह नहीं कि बच्चा क्या होगा, सिर्फ देखेगा कि एक्सपीरियंस कि ये घटनाएं हो रही हैं, इधर क्या हो रहा है, वो सिर्फ सिचुएशन को सिर्फ देखेगा नहीं, अब क्या होगा, एक्टिवली पार्ट भी लेगा, एक्सपीरियंस बनाने में क्या लेगा, पार्ट भी लेगा, ठीक है। मतलब उन सब चीज़ों में क्या होगा, जब इंटरेक्शन होगी तो क्या होगा, पीटीएम मीटिंग में क्या होता है, इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन होती है मतलब क्या, अच्छी खासी क्या लगती है, क्लास लगती है बच्चे की, मतलब क्या है, वो जवाब देता है चीज़ों का, क्या एक्टिवली जो है वो क्या होता है, पार्ट लेता है बच्चा, ठीक है, एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो है एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। तो ये आ गया हमारे पास मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम यानी कि दो माइक्रो सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है। यहां तक हमने डिस्कस कर लिए आपके दो सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम आता है वो आता है एक्सो सिस्टम। अब ये एक्सो सिस्टम क्या है, जब बच्चा सेंटर में था वो कौन सा था, माइक्रो, देन माइक्रो के साथ इंटरेक्शन हुई तो कौन सा सिस्टम आया, मीजो। अब ये एक्सो सिस्टम क्या है, एक्सो सिस्टम बोलता है the exosystem is a system in which individual play no role in the construction of experience, ठीक है, but these experience have a direct impact on the micro system the individual is part of। इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, बच्चा खुद जो है वो एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं करेगा, ये जो एक्सो सिस्टम है, पर उन एक्सपीरियंस का क्या होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो भी आसपास एक्सपीरियंस हो रहे होंगे, जो भी घटनाएं आसपास हो रही होंगी, उसके सराउंडिंग जो भी हो रहा होगा, उसका इनडायरेक्ट बेस से उस पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट उसमें वो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है, लेकिन क्या होगा, बच्चे पर असर इनडायरेक्ट वे में पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा, पेरेंट प्रोफेशन, ठीक है, जो पेरेंट्स का प्रोफेशन होता है, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो कोई और प्रोफेशन में है, ठीक है, उसका इनडायरेक्ट वे से क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, उसके पेरेंट्स कैसे हैं उनका प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, ठीक है। जैसे पेरेंट्स का ट्रांसफर होना, ठीक है, अब जब पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, मान लो जॉब करते हैं पेरेंट्स और उनका ट्रांसफर हो गया, एक सिटी से दूसरी सिटी हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, अब बच्चे का ट्रांसफर थोड़े ना हुआ, पेरेंट्स का ट्रांसफर हुआ, लेकिन उसका क्या होगा, उस पर भी असर पड़ेगा। उस पर असर कैसे पड़ेगा, उसका एक तरह से क्या, जो सोशल इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा, उसके पीयर ग्रुप चेंज हो जाएंगे, तो क्या है, इनडायरेक्ट वे से क्या हुआ, उस पर जो है वो असर पड़ा, ठीक है। ये वाला सिस्टम आपका क्या कहलाता है, एक्सो सिस्टम, ठीक है, जो मतलब एक्सपीरियंस जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट नहीं करता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होते हैं आसपास उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है उस पर पड़ता है, माइक्रो सिस्टम यानी कि जहां पे इंडिविजुअल रहता है, ठीक है।
डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, लेकिन वे कौन सा होता है, इनडायरेक्ट वे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है, नेक्स्ट जो हमारी सिस्टम है दैट इज अ मैक्रो सिस्टम। ठीक है, मैक्रो सिस्टम में क्या बोला गया है, अब द मैक्रो सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय द कल्चर एंड सोसाइटी इन विच पर्सन लिव्स। ठीक है, माइक्रो सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे पर किसका असर पड़ता है कल्चर का, जो उसकी संस्कृति है, आसपास की जो सोसाइटी की संस्कृति है। ठीक है, जहाँ पे बच्चा क्या है, रहता है। ठीक है, मैक्रो सिस्टम में जहां पे बच्चा जो है वो रहता है। द बिलीफ सिस्टम एंड आइडियोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल कल्चर इन्फ्लुएंस द पर्सनल डायरेक्टली, करती है, क्या करती है, जो कल्चर है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। करने का मतलब है जो सोसाइटी के रूल होते हैं, जो सोसाइटी का कल्चर है, क्या होता है, वो भी बच्चे को क्या करता है, मतलब एक तरह से असर उस पर डालता है। ठीक है, कहीं मतलब एक सोसाइटी के रूल कुछ और होंगे, दूसरी सोसाइटी के रूल कुछ और होंगे। ठीक है, तो वो क्या है, असर बच्चे पर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे पॉलिटिकल और रिलीजियस नॉर्म्स, ठीक है, उन पर भी बच्चे का क्या असर पड़ता है, डायरेक्ट वे में क्या असर पड़ता है। जैसे पॉलिटिकल वेज हो गए, जैसे रिलीजियस नॉर्म्स हो गए। ठीक है, रिलीजियस नॉर्म्स मतलब कि कौन से धर्म को मानना है, कौन से धर्म को नहीं मानना है, तो क्या है, उस पर भी बच्चे का प्रभाव पड़ता है, बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स होगी, ठीक है, उस पर भी क्या है, मतलब एक तरह से क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि अभी जो स्कीम कोई भी ले लो, जैसे वो स्कीम्स होती हैं, जैसे फॉर्म्स भरने में ही स्कीम होती हैं कि ओबीसी या फिर पर्टिकुलर कास्ट के लिए, एससी एसटी जनरल के लिए क्या होता है, एक पैटर्न बना होता है कि क्या है, पर्टिकुलर कास्ट के लिए कितने आप पैसे पे करोगे एक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो क्या है, वो भी क्या है, उसका भी क्या है, बच्चे पे असर पड़ता है। ठीक है, सिर्फ टैक्सेस हो गए, टैक्स जो हम देते हैं, फिर जो कास्ट हो गई बच्चे की, उसका भी क्या है, ये मैक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं। माइक्रो तो क्या होता है, माइक्रो तो जहाँ पे बच्चा सेंटर में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, डायरेक्ट असर पड़ता है बच्चे पर, है ना। मैक्रो कौन सा होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे कल्चर का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन का, पॉलिटिकल जो नॉर्म्स होते हैं या कल्चर होता है उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, टैक्सेस का प्रभाव पड़ता है। अब डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरह से क्या है, प्रभाव पड़ रहा है। तो ये आता है हमारा मैक्रो सिस्टम के अंडर। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्लाइड क्रोनो सिस्टम। ये क्रोनो सिस्टम क्या होता है, क्रोनोलॉजी, समझ रहे हो आप बात को, क्रोनोलॉजी मतलब क्या, जो एक चली आ रही है। ठीक है, क्रोनो सिस्टम में क्या है, द क्रोनो सिस्टम रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंस अ पर्सन हैज ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ टाइम। ठीक है, क्रोनो सिस्टम का क्या मतलब है, जो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या करता है, उस पर किस चीज़ का असर पड़ता है, उसकी पिछली जो उसने पूरी अपनी लाइफ में जो है देखा सीखा, उस चीज़ का क्या है, उस क्रोनोलॉजिकल वे में जो सीखा उसका क्या है, असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई 90s के किड्स हैं, ठीक है, 90s के बच्चे हैं, कोई जो है 2000 का बच्चा है, तो क्या होगा, उनकी क्रोनोलॉजी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। कैसे होगा, जैसे मान लो कोई 19 का बच्चा है, 90 का बच्चा है, तो क्या होगा, उसकी जो क्रोनोलॉजी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। उस टाइम के एक्सपीरियंस क्या होंगे, उस टाइम के एक्सपीरियंस अलग होंगे, उस टाइम की सोशलाइजेशन क्या होगी, उस टाइम की सोशलाइजेशन अलग होगी, आज के टाइम की क्या है, सोशलाइजेशन अलग होगी। तो क्या होता है, इसका भी जो क्रोनोलॉजिकल वे में जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है उस पर भी उसकी मतलब उसका भी प्रभाव जो है वो बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्रोनो सिस्टम। तो यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिए ब्रॉनफेन-ब्रोनर के कितने 5 सिस्टम जिन्होंने इसकी बात की थी। आपको मेनली जो एग्जाम में यहाँ से ये नहीं आएगा कि ये कौन सा सिस्टम है, आपको मेनली सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ये थ्योरी है किसने दी, इकोलॉजिकल मॉडल की थ्योरी किसने दी, साथ में ये सिस्टम कितने थे। ठीक है, और 1 बाय 1 इनको आप सीक्वेंस में लर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और थ्योरी आती है, वो थ्योरी है हमारी सोशलाइजेशन की ही थ्योरी है, और नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी।
ठीक है। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स हॉटन कुली ने। किसने? चार्ल्स हॉटन कुली ने जो है वो ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दी थी। एक फेमस कोट है कि क्या बोला है इन्होंने कि आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। ठीक है, ये कोट आपको समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब हम जो है वो ये थ्योरी कर लेंगे। वैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ इसका क्या मतलब है कि मैं वो नहीं हूं जो आप सोचते हो। ठीक है, मैं वो नहीं हूं जो आप सोचते हो और मैं वो भी नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। ठीक है, लेकिन मैं वो हूं जो मुझे लगता है कि आप मुझे सोचते हो। ठीक है, समझ में आई आपको बात? अभी आपको ये कोट समझ में आएगा जब हम ये जो थ्योरी है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसका नाम ही क्यों लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास जो थ्योरी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि अ पर्सन आइडेंटिटी इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ अदर परसीव हिम और हर। ठीक है, मेनली इस ये जो थ्योरी थी इसमें ये बताया गया कि जो एक पर्सन है, जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो अपनी आइडेंटिटी को, जो अपनी पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है, उसको कैसे डेवलप करता है, किस बेस पे आगे बढ़ाता है। वो ये देखता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ठीक है, वो सोचता है कि जो सामने वाला पर्सन है, जो अदर पर्सन है, जो सोसाइटी है, जो फैमिली मेंबर है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और जो वो परसीव करता है कि जो उसे लगता है कि हाँ ये मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे, वो उस तरह से अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसी जो ये लाइन है, इसी से ये जो लास्ट लाइन है ये समझ में आपको आनी चाहिए, जो मैंने आपको कोट बताया। ठीक है, कि पर्टिकुलर पर्सन अपनी आइडेंटिटी को कैसे फॉर्म करता है, कैसे उसमें डेवलपमेंट करता है। ये सोचता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो कैसे उसको जज कर रहा होगा, और वही जो वो परसीव करता है सामने वाले पर्सन को देख के, उसी तरह से अपने आप को एडजस्ट करने की या बिहेव करने की जो है वो ट्राई करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन क्या लिखी है? हियर वी कैन से सोसाइटी वर्क एज अ मिरर। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सोसाइटी क्या है? एक मिरर, एक शीशे की तरह जो है वो काम करती है। ठीक है, क्योंकि क्या है, पर्टिकुलर पर्सन किसकी परसेप्शन पे बेस्ड है। इमेजिन जो वो कर रहा है वो क्या कर रहा है? दूसरों की परसेप्शन पे बेस्ड है उसकी आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरों की परसेप्शन पे बेस्ड है उसकी अपनी आइडेंटिटी, कि दूसरे क्या सोचते हैं और वो क्या परसीव करता है उनसे, और वो खुद को उनकी तरह जो है वो, मतलब जो वो सोच रहे हैं उनकी तरह बनाना चाहता है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक है, अब आपको इस थ्योरी का जो मतलब है, नाम है, वो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने 2-3 और लाइनें दी हैं कि इन्होंने क्या बताया कि हम किस तरह से जो है वो खुद की आइडेंटिटी को डेवलप या फॉर्म करते हैं। ठीक है, अवर सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटरेक्शन विथ दीज 3 एस्पेक्ट। ठीक है, हमारा जो सेल्फ है वो किस पर बेस है? हमारा जो सेल्फ है, जो आइडेंटिटी है हमारी, वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, वो कैसे बनती है? वो है 3 फैक्टर पे। ठीक है, 3 फैक्टर पे जो है ये डिपेंड करती है। और वो 3 फैक्टर क्या है? घूम फिर के ये थ्योरी वही बोलती है कि जो सामने वाला है वो हमारे बारे में क्या सोचता है और हम कैसे परसीव करते हैं उसके थॉट को, और हम उसी की तरह जो थॉट हमने परसीव किया है उसकी तरह एक्ट या बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये 3 लाइनें उसी के बारे में हैं, पढ़ते हैं इन्हें। फर्स्ट लिखी है, वी ट्राई टू फिगर आउट हु वी थिंक वी आर। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम हैं कौन। ठीक है, who we think we are. We try to understand what other people think of us. और ये ट्राई करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा।
या हम कैसे दिख रहे हैं, सामने वाले को हम कैसे दिख रहे हैं। जैसे हम मिरर के सामने भी खड़े होते हैं, ठीक है, मिरर के सामने हम क्या जज करते हैं बेसिकली, जब हम रेडी होकर मिरर के सामने खड़े होते हैं कि हाँ हम कैसे लग रहे हैं। या फिर हम ये भी जज करते हैं कि अगर हम बाहर जाएंगे तो बाहर वाली जो सोसाइटी है, बाहर ये रूम से बाहर जब हम जाएंगे, हमारी फैमिली है, हमारी जो आगे नेबर है, सोसाइटी है, वो हमें किस तरह से परसीव करेंगी, वो हमारी जो हम रेडी हुए हैं वो क्या सोचेंगे उनके बारे में, ठीक है, वो हम सोचते हैं। वी चेंज आवरसेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक सोसाइटी थिंक ऑफ अस। और उसके बाद क्या है, हम अपने आप को क्या चेंज करते हैं। यानी कि उसके बाद जब हमें समझ आता है कि जो सोसाइटी है, जो सामने वाला पर्सन है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं खुद में, ठीक है, उस तरह से एक्ट करते हैं या उस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। ये है हमारा सेल्फ कंस्ट्रक्शन का जो बेसिकली एक बेस है, ये बताया गया लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक जो है वो आपको ये दो जो थ्योरी थी वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको दूर करने का जो ये प्रॉब्लम है उसकी ट्राई करेंगे। तो ये तो थी हमारे पास सोशलाइजेशन की कुछ थ्योरीज। इससे पहले हमने सोशलाइजेशन के बारे में वो सारे एजेंट जो भी फैक्टर थे वो सारे अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोशलाइजेशन वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसकी लास्ट वाली वीडियो जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और साथ में जो है क्वेश्चन लगाने की भी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ तक तो था हमारा सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एंड इसके बाद जो है एक न्यू टॉपिक के साथ हम फिर से जो है वो एक नई वीडियो के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।